पंजाब पुलिस ने दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दिल्ली से गिरफ्तार करके जब पंजाब ले जा रही थी तो उसके बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से कुरुक्षेत्र में पूरी जो पंजाब पुलिस है उसको रोक लिया जाता है और उसके बाद दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र जाते हुए नजर आती है और वहां से हरियाणा पुलिस तेजिंदर बग्गा को वापस दिल्ली पुलिस के हवाले करती है और दिल्ली पुलिस जो है तेजिंदर बग्गा को दिल्ली लाती है। और इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर अलोकतांत्रिक कहती हुई नजर आ रही है, अमर्यादित कहती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां पर भारी सुरक्षा बल जो है यहां पर तैनात देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की जो कोशिशें हैं वो तमाम दिल्ली के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आज जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रक्रिया है पंजाब पुलिस ने पूरी तरीके से अपनाई थी। कई बार समन जो है वो आज जो है दिल्ली पुलिस ने जो है तेजिंदर बग्गा को भेजा था, लेकिन तेजिंदर बग्गा समन का जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बैरिकेडिंग के ऊपर जो है दिखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करें तो पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं ये जो सवालिया निशान है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अब किस तरीके से जो आगे आने वाले समय में कार्रवाई है होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजनीति इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। और अगर हम बात करें कि पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आज की कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडे रखे गए थे जिन पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है और ये नीति जून के पहले सप्ताह के बाद लागू होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई आबकारी नीति से 9,200 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में लिए गए अन्य तमाम फैसलों की भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि इंजीनियरिंग के जो काम है उन काम को पूरा करने के लिए अब एक नया ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप करने पर भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से कुछ घंटे पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर के पास एक सुनसान बिल्डिंग में मिला। मृतक अर्जुन चौरसिया उत्तरी कोलकाता में रहते थे और वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अमित शाह के स्वागत में निकाली जाने वाली बाइक रैली का नेतृत्व करना था। अमित शाह अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे और परिजनों को हिम्मत दी। शाह ने कहा, ये राजनीतिक हत्या है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुन चुनकर हत्या हो रही है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। टीएमसी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। आज से राज्य में राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई है। उसकी दादी को भी पीटा गया। ऐसे में अब बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने भी आरोप लगाए हैं कि अर्जुन चौरसिया की हत्या तृणमूल शैली में की गई है और फांसी भी दी गई। ये आरोप राहुल सिन्हा की तरफ से लगाए गए और अमित शाह ने बंगाल से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर का निरीक्षण किया। उन्होंने आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इससे पहले बंगाल दौरे के एक दिन पहले अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने भी माना कि बंगाल में कानून का राज नहीं है बल्कि यहाँ जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हत्या को राजनीतिक हत्या का नाम दिया है और कहा है कि जो भी लोग इस राजनीतिक हत्या के पीछे जुड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि आरोपियों को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। WHO ने हाल ही में कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पूरे भारत में 47 लाख लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस बार मामला कोरोना से जुड़ा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4.8 लाख लोगों की नहीं। सरकार ने दावा किया है, विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं।
उन परिवारों का सम्मान करे जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख मुआवजे के साथ उनका समर्थन करे। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी जोड़ी। राहुल गांधी ने कहा, विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ मोदी सरकार ही झूठे दावे करती है। उन परिवारों का मोदी सरकार को सम्मान करना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा गलत बताया है, जिससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो गई है। अब सरकार को अपनी गलती स्वीकार करते हुए कोरोना का सही आंकड़ा देते हुए सर्वदलीय आयोग का गठन करना चाहिए। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर कोरोना की लहर देश का हाल बेहाल करने वाली है। बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,545 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 19,668 पर पहुंच गया है। अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,365 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 6.35% हो गया है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो देश में दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 534 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। हेल्थ एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान गई है, जो कि ऑफिशियल रिलीज डेटा 3 गुना ज्यादा है। देश में कोरोना से 47 लाख मौतें का अनुमान लगाया गया है, जो दुनिया भर की मौतों का आंकड़ा 1/3 है और ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना 10 गुना ज्यादा है। 27 मार्च को हुई हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा को प्रदेश सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया है। सरकार को आशंका है कि कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर होने से पहले ही पेपर को लीक करवा लिया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य के लिए पूरी तरीके से सजग है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस महीने के अंत तक इन परीक्षाओं को एक बार फिर करवा लिया जाएगा। पेपर लीक होने के बाद से विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने सरकार पर जोरदार हमला साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से विश्वसनीयता खो चुकी है और सरकार की ओर से 74,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए सजग है। पेपर को रद्द करना ये सरकार की विश्वसनीयता और सजगता को दिखाता है। प्रदेश सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होने देगी। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश में जमकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि इससे पहले JOIT का पेपर भी सुंदरनगर में लीक हो गया था और अब 1 महीने के अंदर 2 पेपर लीक होने के बाद से ही प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। देखना यह होगा कि क्या इस मामले में केवल राजनीति होगी या फिर सचमुच इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचा जाएगा, जो फिलहाल कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मामले को लेकर जो है SP कांगड़ा ने जो है दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसको लेकर देर शाम गग्गल थाना में जो है FIR दर्ज की गई थी। इसके उपरांत जो है पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया। वहीं आज इन चारों आरोपियों को जो है न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पर इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं DGP संजय कुंडू ने जो है इस मामले में जो है विभिन्न SIT टीमों का गठन किया है। वहीं ये SIT टीमें जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगते अन्य राज्यों के लिए भी रवाना कर दी गई हैं, ताकि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच की जा सके। जनता टीवी के लिए मैं सौरभ धर्मशाला। भारत का तटीय राज्य पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे बड़ी तूफानी खतरे से गुजर रहा है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने तूफान के आने की आशंका जताई है, जिसका नाम है आसानी। हालांकि इसका सिर्फ नाम आसानी है, लेकिन इससे लड़ना और डटे रहना आसान नहीं है। इस बात का अंदेशा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले पश्चिम बंगाल में 17 NDRF की टीम और वहीं 20 OARAF की टीम और 175 दमकल की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं। इसी के साथ ही राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई तमाम एजेंसियों से लेकर केंद्र की एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। इस साइक्लोन के खतरे का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आसानी तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक की है। बैठक में आपदा विभाग और मौसम विभाग के अधिकारी शामिल थे। इधर उड़ीसा सरकार ने तटीय इलाकों में खाद्य पदार्थ पहुंचाने की तैयारी भी
युद्ध स्तर से शुरू कर दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। IMD ने बताया कि आगामी 8 मई तक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। फिलहाल सभी एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पुरी, ढोंकनाल और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के कई जिलों में अगले हफ्ते तक तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अंडमान सागर में निम्न दबाव की वजह से पहले ही साइक्लोन की रफ्तार की जानकारी मिल सकेगी। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अंडमान सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मछुआरों को जाने के लिए रोका है। इसी के साथ ही सभी मछुआरों ने ज्यादा नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए अपनी नावों को तटों से बांध दिया है। साथ ही सभी जो भी तटीय इलाकों के किनारे रहते हैं लोग, वो सभी सरकार के द्वारा बनाए गए शिविरों में अपनी पनाह लेने के लिए वहां पे गए हुए हैं। तो वहीं पे NDRF समेत कई सुरक्षा एजेंसियां उनको रसद मुहैया करा रही है। देखना यह होगा कि ये नुकसान कितना होगा और इसके साथ ही अब सिर्फ इंतजार है इस तूफान का। सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और साथ ही जो पहली पूजा या कहे रुद्राभिषेक किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और कपाट उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम में मौजूद रहे, जहां उन्होंने यात्रियों से बात की और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। साफ है कि आने वाले 6 माह तक जो भी श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है वो प्रतिदिन 12,000 श्रद्धालुओं की बनाई गई है। व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन साफ है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को लेकर कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम कर रहा है। और आने वाले समय में जब 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे तो उसके बाद 4 धाम यात्रा का विधिवत यहाँ पर संचालन होगा। नगर निगम शिमला के चुनाव जैसे ही सर पर आ रहे हैं तो ऐसे में लगातार सियासत जो है अब गरमाती हुई नजर आ रही है। वही बता दें कि फिलहाल अभी नगर निगम शिमला में जो है भाजपा शासित निगम है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की या फिर CPIM की तो लगातार भाजपा पर जो है हमलावर है। वही इससे पहले जो है CPIM के मेयर और डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो ऐसे में शिमला नगर निगम जो है इसमें काफी CPIM का वोट बैंक है और लगातार अब CPIM नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्व मेयर संजय चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो कार्य या फिर जिनके शिलान्यास पहले ही किए जा चुके हैं उनके जो है मुख्यमंत्री द्वारा पुनः शिलान्यास किए जा रहे हैं, जो कि काफी हद तक सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा शासित में कूड़े के बिलों के दामों की बात करें या फिर पानी की दरों की बात करें तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, तो इसका असर जो है आगामी नगर निगम शिमला में भाजपा को जो है भुगतना पड़ेगा। पृथला के ग्राम चंदावली में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पर जो डिजिटल पार्क बना था उसको लेकर ठेकेदार और सरपंच के पिता ने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, लेकिन उन सभी आरोपों को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार ने सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ठेकेदार ने काम नहीं किया और दूसरा जो सरपंच है उसका भाई है जो उसने वहां पर ठेकेदारी के तहत काम किया, जो कि सरकार के नियमों के तहत गलत है। देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सिरसा के सिकंदरपुर ढाणी में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना देर रात्रि की है जब सिरसा के सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अपने साथी को छुड़वाने के लिए कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और अपने साथी को छुड़वाने का प्रयास किया गया। करीब 2 दर्जन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें सिरसा सदर थाना प्रभारी ईश्वर और उनके एक साथी पुलिस को चोट भी लगी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 नामजद और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के लिए मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी कैमरा के जरिए ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए। इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए अब ट्रैफिक पुलिस उन वाहन चालकों के चालान काट रही है जो सरेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें विशेष जोर उन दुपहिया वाहन चालकों पर दिया जा रहा है जो 2 से अधिक सवारी पीछे बैठाकर बिना हेलमेट के तथा स्वयं बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कहना है कि नियमित रूप से सड़क पर चालान काटने के बावजूद भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में अब उन पर शिकंजा कसते हुए उनके चालान सीसीटीवी कैमरा के जरिए काटकर घर भेजे जा रहे हैं। अब लोग यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है। कैथल पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि करनाल के अंदर कल पुलिस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हुए भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए थे, जिसके चलते कैथल पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है और पुलिस ने आज सारी जगह सघन अभियान चलाया। पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाएं थी वहां पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। करनाल की घटना से सीख लेते हुए पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद से ही पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस ने आज डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। भिवानी, जिसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, मिनी क्यूबा के 3 खिलाड़ियों ने फिर से भिवानी का नाम रोशन किया है। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में मेडल जीत करके अपना नाम कमाया है। उन्हें भिवानी पहुंचने पर आज उनका खेल प्रेमियों ने स्वागत किया और धूम धड़ाके से लड्डू भी बांटे गए। उनका कहना था कि आने वाले खेलों में वो फिर से भिवानी का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। पानीपत में एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि महिला सिवा गांव की रहने वाली थी, जिसको प्रसव पीड़ा के दौरान ऑटो में अस्पताल में ले जाया जा रहा था। वहीं महिला ने रास्ते में ही ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब वह अस्पताल में पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड में उन्हें डॉक्टरों द्वारा इधर से उधर भेजा गया। वहीं आरोप है कि उन्हें करीब 30 मिनट तक महिला व बच्चे को उपचार नहीं मिला, जिसके बाद मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो महिला व बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में अस्पताल की ओर से डिप्टी एमएस का कहना है कि उनके द्वारा कोई भी देरी नहीं की गई है। अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।